आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ एक्ट को लेकर ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया राहुल पर बरसी भाजपा। सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद का किया शुभारंभ। 60 दिन में 70,000 जगहों पर होगा कार्यक्रम। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी को लेकर किसी को भी शंका नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को लगा बड़ा झटका, सिटीजनशिप वाले फैसले पर रोक। अब समाचार विस्तार से। वक्फ एक्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि जब तक जवाब नहीं आता तब तक केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब इस पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले जाएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज़ कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है। तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं, मैं यहां पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे
कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए। संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन ने 12-12 घंटे चर्चा के बाद कानून बनाया है। अब कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ एंड लैंड हो गया है। कुछ याचिकाएं जो कोर्ट में दी गई हैं उस पर जेपीसी में बात हो चुकी है। बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड राज्य के अंदर वक्फ की संपत्ति की देखरेख करने वाली एक एक्ट के तहत बनाई हुई बॉडी है। देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर, और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह उठा रहे हैं, वक्फ बाय यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है। अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहां पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ का बयान देखकर मुझे दुख हुआ और आश्चर्य हुआ। आज के समय में अगर पूरे देश में किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते तो वो उस पर अपनी सीमाएं लांघने का आरोप लगाते हैं। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी, मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन
आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि प्रशासन और मुख्यमंत्री ने हर जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन पिछले सालों में भी राज्य को और बदनाम करने के लिए हमेशा आयोग पश्चिम बंगाल भेजे जाते हैं और इसके पीछे एकमात्र एजेंडा राजनीति है। अगर मानवाधिकार आयोग और महिला अधिकार आयोग वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो तो उन्हें पहले मणिपुर जाना चाहिए था। देखिए, प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। सबसे ज्यादा अगर नागरिक के अधिकारों पे और उनके ऊपर अगर अत्याचार या जिस तरीके से सारे जगत में बात हो रही है मणिपुर को लेके, लेकिन वहां कमीशन भी नहीं पहुंचता है, कोई भी कमीशन, ह्यूमन राइट्स या वुमेन्स कमीशन नहीं पहुंचता। और हम लोग बंगाल में लगातार देखे हैं कि हमेशा कमीशंस या चाइल्ड राइट्स कमीशन सभी पहुंच जाते हैं और पहुंच के भी कहीं ना कहीं ये आप मेंबर को देखिए, जो मेंबर्स हैं इनकी पूर्व इतिहास भी देखिएगा, किस तरीके के उनकी भावनाएं वगैरह, ये सब विगत दिनों में हम लोग कमीशंस में देखे हैं। तो राजनीतिक उद्देश्य रहता ही है और वो राजनीतिक रूप से प्रभावित भी करते हैं। हमारे जो राज्य के कमीशंस हैं वो बाल सुरक्षा कमीशन बोलिए या महिला कमीशन हो, उनको भी कभी नज़रअंदाज करना या उनके बातों को न सुनना, इस तरीके से हम लोग जो राष्ट्रीय कमीशन आते हैं उनकी ये इस तरीके के व्यवहार देखे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कमीशन स्टेट कमीशन के संग एकदम लड़ाई झगड़ा, मतलब साफ सुथरे भाषा में स्टेट कमीशन ने देखा है कि ये कमीशन जब आते हैं वो लोगों को वहां भी उकसाते हैं, उनको लीडिंग क्वेश्चंस देके प्रोवोक करते हैं कि इस तरीके से आप कंप्लेंट कीजिए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीलमपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। घटना के बाद पीड़ित के नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। सर, इसमें एक लेडी का भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनका भी इसके पीछे हाथ है। क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन कुछ आइडेंटिफाई हुई है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपके पास मिला एविडेंस में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश के साथ विश्वासघात, भ्रष्टाचार, डकैती और साजिश का मामला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। शिकायत 2012-13 में दर्ज की गई थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस हाईकोर्ट गई, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वे इतने डरे हुए क्यों हैं? नेशनल हेराल्ड
देश के साथ गद्दारी, भ्रष्टाचार, चोरी और षड्यंत्र का केस है, सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और कांग्रेस के शासनकाल में 2012-13 में इसकी शिकायत दर्ज हुई थी। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी पुनर्याचिका कि इस पर जांच जो है वो मुकदमा सही दिशा में है। और उसके बाद आज अगर उस पर जांच में तेजी आ रही है, लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों हैं? लेकिन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी या 50 लाख में दिखाते हो तो आपको जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का इतिहास ही हमेशा चोरी और भ्रष्टाचार का रहा है, इसलिए इनकी बिलबिलाहट समझ में आती है। संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला लेने का काम किया है जो बिना किसी संदेह के समाज की आवश्यकता का संज्ञान लेता है। इससे लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा है। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और निश्चित तौर से उसमें उन्होंने जो सामयिक फैसला है, जो चाहिए समाज को, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से निर्णय लेने का कार्य किया है। और मैं निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। और इसमें आम जो लोग हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति लोगों का एक विश्वास, एक भाव दिन बढ़ा है और लोगों की सोच बहुत ही माननीय न्यायालय के प्रति बहुत ही अच्छा लोगों की रुख है और बहुत अच्छा सोच है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जगदम्बिका पाल जी को जानबूझ के इन लोगों ने उसका चेयरमैन बनाया और ये जो चीजें पूरी तरीके से जो इस पे इतने लंबे चौड़े काफी डिस्कशन हुए, काफी इसमें पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर राय परामर्श लिया गया, लोगों से बातचीत की गई, पर विपक्ष की इसमें सुनी नहीं गई। जो लोग विपक्ष के लोगों ने जो सुझाव दिए सबको दरकिनार करके केवल सत्ता पक्ष की और जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनकी बात को सुनते हुए इसमें सारे निर्णय हुए। तो आपने सर अभी सुप्रीम कोर्ट के निश्चित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे बड़ा है और न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको सब लोग मानते हैं और एक लोगों के अंदर विश्वास जो लगातार बना हुआ है वो और बढ़ता जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए 40 प्रचार वाहनों का हरी झंडी दिखाकर बिहार के सभी 38 जिलों के लिए रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। बिहार में आपने देखा कि 50% महिलाओं को आरक्षण, जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और लगभग आज 59% महिलाएं बिहार में महिला प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने किया और आगे भी उजाला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया को हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या, जो छूटे हुए समस्या, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो छूटे हुए संवाद के माध्यम से जो रिपोर्ट आएंगे, जो काम नहीं पूरे हो पाए उसको पूरा करना है। संवाद एक एक टोले में जाकर, 70,000 टोले में जाकर सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मुर्शिदाबाद में शांति बहाल होनी चाहिए। देश में गांधीवादी तरीके से विरोध की परंपरा हो। अंबेडकर जी ने कानूनी याचिकाओं का रास्ता दिखाया। दोनों तरीके से विरोध करना चाहिए। हिंसा में किसी भी की मृत्यु होती है, मरता है तो देश का नागरिक है। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनका ये अपना दृष्टिकोण है, लेकिन आज लगभग तमाम अंग्रेजी हिंदी दैनिकों ने इस पर विस्तार से अपना चर्चा की है।
राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीज़ों पे बहुत संवेदना से सोचने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो, अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवररीच से बचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल ओवररीच से बचना। जैसे उदाहरण दो, वक्फ की सुनवाई से एक दिन पूर्व किरण रिजिजू जी, जो कि लॉ मिनिस्टर है देश के, उनका बयान वो आना चाहिए था क्या? नहीं ना। आप एक नकाब पहना करके एक तरह से ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे जो जुडिशरी के लिए, तो ये बात सब पर लागू होती है, दायरा सबको पता है और वो संविधान ने दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा का दौरा जो बिहार का, बंगाल का गवर्नर है वो बिल्कुल करें। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि मुर्शिदाबाद में नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटीशंस, दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। बिहार चुनाव को लेकर कल राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में महागठबंधन घटक दल के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया। इसे लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, जहां एक और सत्ता के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, तो वहीं अब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। समझ का फेर है। जो लोग ये समझ नहीं रहे हैं वो अनाड़ी हैं। जब कल महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सभी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आए, तो सब लोगों ने ये तय किया, गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो कई सभी तरह के महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, उसके चेयरमैन अध्यक्षता श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी 2020 में भी थे महागठबंधन के, और 2025 में भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई शक शंका है ही नहीं। इसमें सवाल उठाना ही बेईमानी है। बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। एनडीए की नैया डूबता देख कई सहयोगी दल इधर पाला बदलने वाले हैं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी यादव जी के कामों को देखा है। तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास, भरोसा जीता है। तेजस्वी यादव जी को बिहार में सरकार बनाना है, ये बात तय है, ये बिहार की जनता ने ठाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर दलीलें सुनने पर सहमति जताई है और मई में इस पर सुनवाई की जाएगी। यूएस सुप्रीम कोर्ट अभी सीधे ये तय नहीं करेगा कि ट्रंप का ये फैसला संविधान के मुताबिक है या नहीं। फिलहाल कोर्ट एक और तकनीकी बात पर ध्यान देगा जो आगे चलकर काफी असर डाल सकती है। वो मुद्दा ये है कि क्या निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं या नहीं। 3 संघीय न्यायाधीशों ने अलग अलग फैसलों में ट्रंप के उस आदेश को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता खत्म करने की बात कही गई थी। जजों ने कहा है कि यह आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि ये संशोधन लंबे समय से अमेरिका में जन्मे लगभग सभी लोगों को नागरिकता का हक देता है। पिछले महीने ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी अपील दायर की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए। सरकार का कहना था कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।